हेलो 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 बच्चों, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का यार बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बेटा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पीपीटी अपलोडिंग में इशू आ रहा था, इस वजह से टाइम लग गया बेटा। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, मस्त है बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग 15-16 क्वेश्चन आते हैं बेटा। दिव्या केसरी फिजिकल केमिस्ट्री की 15-16 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 15-16 इनऑर्गेनिक के और 18 के लगभग क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं। क्या हालचाल? एकदम बढ़िया बेटा, एकदम बढ़िया। हाँ जी, ओके, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट है मयंक ठाकुर, उसको छोड़ बाकी कर ले बेटा। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? 12th के कितने चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के? गिनती के तीन चैप्टर बचे बेटा। एक तो विलियन वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका अगला लेक्चर। ठीक है, ओके। और मुश्किल से अब हम बात करें यहां पर इनऑर्गेनिक डिफिकल्ट है या ऑर्गेनिक। बेटा दोनों आसान है, पढ़ने वाले के लिए आसान है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करें यहां पर, आज हम क्या करेंगे? आज हम बात करेंगे बेटा वैद्युत अपघटन, ननसर्ट समीकरण और कुछ विशिष्ट सेल उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर जहां से छोड़ा था वहीं से हम आगे बातें स्टार्ट करेंगे। सारी बातों को क्लियर करेंगे, हर एक बात को यहां पर अच्छे से क्लियर कर लेंगे। पीएच वाले क्वेश्चंस करवा दो। हाँ बेटा सूरज, वो भी कर लेंगे पीएच वाले क्वेश्चन, सारी बातें क्लियर कर लेंगे। ओके, हाँ जी, के इक्विलिब्रियम और सूरज, वो सारी चीजें अपन कर लेंगे। हाँ जी, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पे एक मिनट बेटा बस आप होल्ड करेंगे ताकि मैं आपको रिवाइज करवा दूं, फिर अपन आगे का प्रोग्राम सेट करेंगे। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, पिछले लेक्चर के दौरान हमने यहां पर क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर के दौरान हमने क्या पढ़ा था? पीएच वाले भी क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो। पिछले लेक्चर के दौरान हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट ननसर्ट समीकरण। ननसर्ट समीकरण क्या होता था? ई सेल बराबर होता था ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपोन में आ जाता था बेटा NF log Q। Q क्या होता था वहां पर? उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता। तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको चाहे तो, उत्पाद बटे क्रियाकारक, उत्पाद बटे क्रियाकारक। हाँ जी, ओके। फिर अगर यही फॉर्मूला अगर हम 298 केल्विन पर लगाते हैं तो जरा देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला हो जाता था ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस में 0.059। ठीक है, 591। इस 0.059 को आप 0.06 भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ जी, अपोन में यहां पर आएगा n, बाकी ये पीछे का पीछे मटेरियल सेम, वैसा का वैसा, एज इट इज। ये हमने देख लिया था बेटा। ओके, अब इसके बाद अगला प्रोग्राम, ये दो चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी। उसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि इस ननसर्ट समीकरण की मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। वो भी मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको बताया। फिर अगला पॉइंट मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव और पीएच में क्या रिलेशन होता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव और पीएच में क्या रिलेशन होता है, वो अपन ने फंडा क्लियर किया। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव और यहां पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बेटा? माइनस ऑफ 0.591 इंटू पीएच। यहां पर आप पीएच रखते जाओ। क्या ये हमने ये देख लिया था बेटा? क्या हमने ये देख लिया था? अरे एमसीक्यू की पीडीएफ डाल दो ना बेटा, ऑलरेडी डाल रखी, क्यों ही परेशान हो रहे हो? हाँ जी, ई नोट्स ई सेल बराबर हमने क्या ये देख लिया था? माइनस का 0.0591 इंटू पीएच। पीएच क्या है? जो भी आपको, जैसे पीएच बराबर 1 पर क्या इलेक्ट्रोड विभव आएगा, 2 पर क्या आएगा, 3 पर क्या आएगा, 4 पर आएगा, 5 पे क्या आएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? ओके, ये हमने देख लिया था।
फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि यार साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, साम्य स्थिरांक के बारे में अगर हम बात करें तो यार जो ई नोट सेल बराबर हमारे पास एक सूत्र आया था, ई नोट सेल बराबर हमारे पास फॉर्मूला आया था 2.303 RT अपोन में NF, ओके। और साम्य स्थिरांक पर क्या हो जाता था, ई सेल 0 हो जाता था, तो ई नोट सेल बराबर यहां पर आया था के इक्विलिब्रियम। इस समीकरण की मदद से अपन के इक्विलिब्रियम ज्ञात कर सकते हैं। और यही सूत्र अगर हम यहां पर 298 केल्विन पे लगाएं तो बेटा ये सूत्र हो जाता था ई नोट सेल बराबर में यहां पर 0.059 अपोन में n गुणा में log के इक्विलिब्रियम। ये बात हमने देख ली थी। पीएच कैसे निकालते हैं बेटा, आपको यहां पर ऑलरेडी पीएच दी जाएगी, ठीक है। पीएच कैसे निकालते हैं वो साम्यावस्था वाले चैप्टर में अपन देखेंगे, ओके। हाँ जी, अच्छा, यहां पर 0.059 को आप अप्रोक्स लगभग 0.6 भी लिख करके कैलकुलेशन सोल्व कर सकते हैं, आसानी रहेगी, ठीक है। 0.059 की जगह बेटा आप 0.06 लिख लो, क्योंकि ये 59-60 के आसपास आता है, तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी और कुछ नहीं। ये इतनी बातें क्लियर हो गई थी। और फिर मैंने आपको एक बात और समझाई थी यहां पर कि यार अगर मुझे डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम के बीच में रिश्ता निकालना है तो कैसे निकालते थे। तो यहां पर बेटा वो भी हमने देखा था कि यार डेल्टा जी नोट माइनस का ये बराबर होता था 0. यहां पर हाँ, डेल्टा माइनस का डेल्टा जी नोट ये बराबर होता था बेटा 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। तो यहां पर हम इसको ज्ञात कर सकते थे। कल का सवाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो यहां पर क्या ये सारा प्रीवियस लेक्चर का बेटा ये रिवाइज हो गया फॉर्मूला? अरे ये क्लियर हो गया बच्चों? ये क्लियर हो गया एक बार ये तो बता दो। ओके, इतना हमने देख लिया था। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था जो एज अ होमवर्क दिया था, लेकिन हमने वो पढ़ा ही नहीं था कि यार साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आओ सबसे पहले इसी तरह के क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। एक सेल के लिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊं ताकि क्वेश्चन से आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आपका डर दूर भग जाएगा। हाँ जी, एक सेल जिसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन सम्मिलित है, मतलब n का मान हो गया 1, 298 केल्विन पर ई नोट सेल दे रखा है इतना। सेल अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक मतलब के इक्विलिब्रियम होगा। जरा देखो ध्यान से, के इक्विलिब्रियम कैसे निकाला। अरे अब यहां निकालेंगे ना सूत्र। हमें पता है के इक्विलिब्रियम ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है, चूंकि हम जानते हैं बेटा के इक्विलिब्रियम और ई नोट सेल में क्या रिश्ता होता है, 0.0, अच्छा ये तो इसका मान दे रखा है ना, हाँ 0.059 अपोन n log, ठीक है। ओके, यहां पर के इक्विलिब्रियम, तो ये फॉर्मूला लगा करके हम यहां पर आंसर, क्लियर है बेटा सुमित कश्यप। तो यहां पर इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें मान। अब जरा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को सोल्व करें और यहां पर मैं तुम्हें लोग की एक इकाई के बारे में बताऊंगा। तो जरा देखो, ई नोट का मान दे रखा है 0.59, 0. इसको क्या लगभग अपन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए बेटा इस ऊपर वाले मान को क्या बेटा 0.06 लिख सकते हैं। ओके, तो इसको आसान बनाने के लिए 0.06 लिख दिया। n का मान कितना हो गया, 1 हो गया, log, ओके, के इक्विलिब्रियम, log के इक्विलिब्रियम। अब जरा देखो ध्यान से, जिस तरीके से हमने यहां पर लगभग में मान लिया ना, हमें तो कैलकुलेशन सोल्व करनी है। तो जरा देखो ध्यान से बेटा, इस 0.59 क्या ये 60 के लगभग है, तो 0.6 लिख सकते हो इसको आप, ठीक है। ओके, इसको आप 0.6 लिख सकते हो, कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए। यहां पर 0.06 log के इक्विलिब्रियम
ओके, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 जीरो लगा दिया, दशमलव के बाद 1 अंक, 1 जीरो लगा दिया, 1 जीरो से 1 जीरो छम छम, इधर ये 6 से 6 कट गया 10। तो यहां पर आ जाएगा बेटा सिंपल सा log के इक्विलिब्रियम बराबर 10। log n बराबर 1 कैसे आया बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक इलेक्ट्रॉन सम्मिलित है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, log के इक्विलिब्रियम बराबर 10 आ गया। तो याद करो log 10, यहां पर इस log का आधार क्या होता है? इस log का आधार क्या होता है? 10। ये log 10 के इक्विलिब्रियम का मान आया है बेटा आपके पास 10। तो मैं आपको एक log की प्रॉपर्टी बता देता हूं, log की प्रॉपर्टी बता देता हूं। सुनो, नहीं जानते हो तो जान लो, नहीं जानते हो तो बेटा जान लो। अगर कहीं पर log बेस a b का मान अगर c हो तो बेटा आप b बराबर रख सकते हो a की पावर c। ये log की प्रॉपर्टी होती है, ये log की प्रॉपर्टी होती है। सुनो 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 सुनो, अगर log बेस a b का मान अगर c के बराबर हो तो आप b का मान डायरेक्ट रख सकते हो, इस c को a की पावर पे रख दो। जो यहां पर आधार है उसकी पावर रख दो। ये क्लियर है? तो जरा देखो ध्यान से, तो के इक्विलिब्रियम बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 10 की पावर 10, 10 की पावर 10। उस सूत्र में देखो ये b बन जाएगा, ये c बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका a। हाँ या ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर है? ओके, सही है मामला। वेरी गुड बेटा आराधना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। फिजिक्स में पढ़ा था ना आपने? वेरी गुड। तो इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अब 10 की पावर 10, तो इसको अपन ऑप्शन से मैच करें तो 1.0 ये वाला सी ऑप्शन बन जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम ज्ञात करना आसान है बेटा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? देखो कितने स्टेप में आंसर हो गया। नीट 2019 में आया हुआ है ये प्रश्न। सिंपल है क्वेश्चन, बस आप एक बारी लैंग्वेज समझ जाओ तो क्लियर हो जाना। हाँ जी बेटा, शिल्पी यादव बेटा आप बोल सकते हो ना ये बात? तो क्लियर। अब अगला, अब एम्स 2018 में आया हुआ ऐसा ही एक क्वेश्चन। सेल अभिक्रिया A+2B गिव्स A2 प्लस 2B। A2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के A में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका E नोट दे रखा है बेटा हमें इतना, तथा सेल अभिक्रिया के लिए 300 केल्विन पर log K का मान दे रखा है इतना। B प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के B में जा रहा है, तो E नोट ज्ञात करो। इसके लिए E नोट ज्ञात करना है। 2.30 RT/NF का मान दे रखा है इन्होंने इतना। ओके, क्लियर हो गया? ओके, ये F का मान, N तो रखा जाएगा ना वहां से, ठीक है। इसका मान दे रखा है इतना 300 केल्विन। तो बताओ इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ जी, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन बेटा। ये पहला ही स्लाइड है जिसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस करवाया, ये दूसरी स्लाइड है। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहले बेटा आपको यह समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्या हमें यहां पर मेथड अप्लाई करना है। क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया होगा बहुत सारों को। देखो बालको, आपको ये एक सेल अभिक्रिया दे रखी है जिसमें ए के लिए अपचयन विभव का मान दे रखा है, बी के लिए अपचयन विभव का मान ज्ञात करना है, बी के लिए अपचयन विभव का मान ज्ञात करना है। ये के क्या है? जहां के ये वाला के साम्य स्थिरांक है। हाँ जी, तो अब जरा देखो ध्यान से, क्या हम सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट, क्या हम ई नोट सेल और के इक्विलिब्रियम में कोई रिश्ता जानते हैं? उस रिश्ते से ये हो जाएगा।
वैशाली जी पढ़ते हैं बेटा। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? क्या मेरी बात समझ में आ रहे हैं? अरे भाई ये वाला क्वेश्चन करवाया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बाद। हाँ जी, क्या यहां पर ये बात जानते हैं आप? ये रिश्ता जानते, इस रिश्ते से आपका काम हो जाएगा, इस रिश्ते से आपका काम हो जाएगा। जैसे कि देखो ध्यान से, देखो भाई, मुझे A2 प्लस, पहली बात तो आप इस अभिक्रिया को देखो, इस अभिक्रिया को देखो, यहां पे दे क्या रखा है, A प्लस 2B प्लस गिव्स A2 प्लस 2B। तो जरा देखो ध्यान से, 0 से गया +2 में, तो ये होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहां पर होता है? एनोड पर। तो ये अभिक्रिया होगी एनोड पर, ठीक है, ओके। ये +1 से किस में गया? 0 में। ये होगा बेटा कहां पर? कैथोड पर। तो मतलब कैथोड के अपचयन विभव में से इसका अपचयन विभव घटाना है, हाँ या ना बोलो? क्या इसके अपचयन विभव में से इसका अपचयन विभव घटाना है? हाँ। तो जरा देखो ध्यान से, तो हम ये कर सकते हैं बेटा, ई नोट सेल बराबर, ये कैथोड है, ई नोट SRP ऑफ कैथोड, हाँ या ना, माइनस ई नोट SRP ऑफ एनोड। क्या मैं ये कर पा रहा हूं बेटा? जरा देखो ध्यान से, मुझे यार इसके अपचयन विभव में से इसका अपचयन विभव घटाना है। अब जरा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से रसगुल्लो, ये समीकरण हमारी बनेगी। अब यहां पर ये जो एनोड पर अभिक्रिया हो रही है, इसके बारे में यहां पे जरा देखो ध्यान से, यह अभिक्रिया का ई नोट आपको दे रखा है। अपचयन विभव चाहिए मुझे ए जब उसमें जा रहा है, तो जरा देखो ध्यान से, +2 से 0 में गया, तो क्या हुआ? अपचयन। क्या यहां पर इसका ई नोट दे रखा है मुझे, SRP दे रखा है ये? क्या मेरे पास ये SRP होगा? हाँ या ना बोलो बेटा? SRP क्या है? मानक अपचयन विभव। भाई रेगुलर आया कर भाई, इतनी भी थोड़ा सा रेगुलर आया कर बेटा, ठीक है? ये मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। तो मुझे यहां पर एनोड का मानक अपचयन विभव पता है, कैथोड का, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? B+ जा रहा है 0 में। तो जरा देखो ध्यान से, उन्होंने पूछा भी क्या है? B+, जब B में जा रहा है तो उसका ई नोट ज्ञात करना है, अर्थात हमें यह वाला मान ज्ञात करना है, अर्थात हमें यह वाला मान ज्ञात करना है। ये हमें दे रखा है, ये हम इस रिश्ते से निकालेंगे, इस रिश्ते से निकालेंगे। तो जरा देखो ध्यान से यहां पर, जरा देखो ध्यान से यहां पर, यहां पे जरा देखो ध्यान से, क्या हम जानते हैं बेटा? चूंकि हम जानते हैं ई नोट सेल बराबर, ई नोट सेल बराबर 0.0591 अपॉन n गुणा log के इक्विलिब्रियम। क्या ये हम जानते हैं? ये तो मेरी उंगलियों पर हो गया, वेरी गुड, ओके। तो ई नोट सेल हम यहां से निकाल करके इसमें रख देंगे। तो जरा देखो ध्यान से, 0.059 को क्या मैं 0.06 लिख सकता हूं, हाँ या ना? अभी अभी हमने देखा था, ओके। n का मान कितना है? n का मान बता दो बेटा, n का मान कितना है? n का मान कितना है यहां पर इस अभिक्रिया में? n का मान कितना है बच्चों, बताओगे? कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ? 2। इस अभिक्रिया में 0 से +2 में गया, तो ये n बराबर 2 हुआ। तो यहां पर n का मान 2 रख दीजिए ना आप, हाँ जी। log के इक्विलिब्रियम, log बेस 10 के का मान दे रखा है इन्होंने 15.6, हाँ या ना? ओके। तो यहां पर ये ई नोट सेल आ गया, इसको ये कट जाएगा 0.03 बार, 0.03 गुणा 15.6, तो 3 से गुणा कर लो, 6 तिया 18, हाथ से लग गया 1, फिर 3 × 5 = 15 और 1 16, और ये आ जाएगा। तो ये आ गया 0.468 वोल्ट। क्या आ गया आपके पास? ई नोट आ गया। क्या आ गया हमारे पास? ई नोट आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना था? ये ई नोट का मान क्या हम यहां रख दे? क्या ये जो ई नोट आया, इस ई नोट का मान यहां रख देंगे क्या? तो ये पता
ये पता, ये निकल जाएगा। है सिंपल। ओके, तो जरा देखो ध्यान से यहां पर। हाँ जी, तो इसको देते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से यस और नो बच्चों, 15.6 कहां से आया? अरे नालायक, देखना दे रखा है मान। ठीक है, ओके। तो यहां पर ये आ गया 0.2 डिजिट तक ले लेते हैं, 0.46 2 डिजिट तक ले लिया हमने। ओके, हाँ जी। ई नोट SRP ऑफ कैथोड वही हमें ज्ञात करना है। माइनस में इसका SRP मुझे दे रखा है, जो एनोड पर अभिक्रिया हो रही है। एनोड पर अभिक्रिया क्या हो रही है? ए वाली हो रही है, तो उसका SRP कितना दे रखा है? 0.34 दे रखा है। हाँ या ना? वेरी गुड आकांक्षा, बहुत बढ़िया बेटा। तो ई नोट SRP हमारे पास कैथोड का कितना निकल करके आ गया? सर ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 0.40 में 0.34 ऐड करेंगे तो ये आ जाए, अच्छा यहाँ पे 6 था, ये आ जाएगा 0.80 वोल्ट। हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा? सिंपल क्वेश्चन है। देखो सब में एक ही चीज दिखाई दे रही है, या तो मेरे को एक अभिक्रिया दी जाएगी या मेरे को सेल का प्रदर्शन दिया जाएगा। ननसठ समीकरण में कैसे क्वेश्चन बन रहे? या तो मुझे एक सेल अभिक्रिया दी जा रही है या मुझे सेल का प्रदर्शन दिया जाएगा, साथ में कोष्टक में उनकी सांद्रताएं लिखी होगी, तो वहां से मुझे सेल विभव ज्ञात किया जा सकता है। या फिर मुझे ऐसा ही कुछ, पहले ई नोट ज्ञात करें, फिर मान रखें, फिर यहां पे मान रखा जाएगा। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा। ओके, क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। इस अभिक्रिया में हमें ये पता चल गया ये अभिक्रिया हो रही है, तो इनका मान तो 2 निकाल लिया। दूसरी बात, A2 प्लस में जा रहा है, ये एनोड पर होगा। B प्लस 0 में जा रहा है अपचयन, ये होगा आपका कैथोड पर। डन है मामला? तो मुझे क्या करना है? ई नोट मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं कि दाएं का अपचयन विभव माइनस बाएं का अपचयन विभव। दाएं कैथोड है, बाएं एनोड है, तो इसके अपचयन विभव में से इसके अपचयन विभव को माइनस करना है। तो एनोड का अपचयन विभव, तो देखो ना, एनोड का अपचयन विभव, अपचयन विभव, अपचयन मतलब ये क्या दे रखा है मेरे को? अपचयन विभव ही तो दे रखा है। ई नोट A+2 से A में गया, A+2 से A में गया, वो कितना दे रखा है? 0.34 वोल्ट ही तो दे रखा है। तो +2 से A में जाना अपचयन ही तो है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? माइनस क्यों लेंगे पागल? देख ध्यान से, ये ऑलरेडी अपचयन विभव दे रखा है। यहां पर ये ऑलरेडी क्या दे रखा है? अपचयन दे रखा है ना, तो मुझे रखना भी तो अपचयन विभव ही है। SRP कैथोड का अपचयन विभव, इसका अपचयन विभव। हाँ या ना? तो इसके अपचयन विभव में से इसका घटा दिया ना। हाँ, नीट में ही तो आया है भाई, एम्स 2018 में। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन 2017 में आया, ये वाला क्वेश्चन 2017 में आया। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हाँ जी, जिंक 2 प्लस में देखो क्या कहा था मैंने? या तो सेल दे रखा होगा, प्रदर्शन दे रखा होगा। जिंक 2 प्लस में गया, जिंक 2 प्लस आयन की सांद्रता इतनी दे रखी है। फिर कॉपर 2 प्लस आयन से कॉपर बना, लेकिन कॉपर प्लस आयन की सांद्रता इतनी दे रखी है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन शॉर्ट में, जिंक 2 प्लस आयन में गया, जिसकी सांद्रता दे रखी इन्होंने 0.01 या 10 की घात -2 मोलर। फिर ये कॉपर +2 आयन, जिसकी सांद्रता 1 मोलर है, ये जा रहा है कॉपर में। ओके, ठीक है। इस सेल का EMF E1 है, इसका सेल विभव क्या है बेटा? E1 है। ठीक है, ओके। परंतु
जब सांद्रता ZnSO4 की कितनी कर दी गई, 1 मोलर कर दी गई, 10 की घात -2 से बदलकर 1 मोलर कर दी गई, और कॉपर सल्फेट की सांद्रता 0.01 कर दी गई, तब इसका EMF E2 हो जाता है। तो E1 और E2 के बीच में क्या संबंध है, कौन छोटा कौन बड़ा? मंजीत कुमार बेटा क्वेश्चन कर पहले। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या तरीका है आपके पास? देखो, आप पहले वाले पुरानी सांद्रताओं पर ननसेट समीकरण लिखो, नई सांद्रता पर ननसेट समीकरण लिखो। क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें यह समझ में आ गया, पुरानी सांद्रता पर ननसेट समीकरण लिखो, नई सांद्रता के लिए ननसेट समीकरण देखो, कौन बड़ा कौन छोटा, आप अपना आप क्लियर हो जाएगा मामला। ठीक है, डन। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, हाँ जी क्लियर हो गया। केस फर्स्ट E1, ठीक है, तो E1 मतलब पहले E1 क्या था, E नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन N का मान कितना है, N का मान कितना है सर, N का मान तो 2 है, N का मान 2 रख दिया, लोग। अच्छा जरा देखो ध्यान से, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, तो Zn+2 उत्पाद के रूप में मिल रहा होगा ना। ये हमारे पास उत्पाद का काम करेगा। देखो, अगर किसी को डाउट हो तो मैं यहां पे अभिक्रिया लिख देता हूं कि यार जिंक ने कॉपर +2 आयन के साथ क्रिया करी और जिंक 2+ आयन बना दिया और कॉपर आयन अवक्षेपित हो गया ठोस अवस्था में। हाँ या ना? कमेंट आ रहा है भाई, सबका कमेंट आ रहा है, पढ़ा करो ना, कमेंट करते रहते हो। हाँ जी, लोग। अब जरा देखो ध्यान से, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक, उत्पाद के रूप में कौन है, एक तो जिंक एक्वस आयन है, और ये ठोस की सांद्रता 1 हो जाती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये एक्वस आयन है क्रियाकारक, ये ठोस, इसकी सांद्रता 1, तो इसकी सांद्रता बटे इसकी सांद्रता। हाँ जी, जिंक 2+ आयन की सांद्रता बटे में कॉपर +2 आयन की सांद्रता। ओके, Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 आयन की कंसंट्रेशन। तो जरा देखो ध्यान से, E1 बराबर हो गया E नोट सेल माइनस का 0.059 अपॉन में हो गया 2 लोग जिंक +2 आयन की सांद्रता 10 की घात -2 अपॉन में कॉपर +2 आयन की सांद्रता 1। यस और नो? यस। अब देखो, नीचे वाला तो एक ही है, लोग हम ये जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं लोग m की पावर n का सूत्र क्या होता है, n आगे आ जाता है, n log m होता है। तो यहां पर ये जो -2 है बेटा, क्या आगे लेकर आ जाऊं, तो ये हो जाएगा E नोट सेल प्लस 0.0591 बटे 2 माइनस, आगे आते हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे -2 है, आगे आएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और यहां पे गुणज में 2 आ गया, लोग 10 का मान कितना हो जाएगा, 1, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, लोग 10 का मान हो जाएगा 1, कर देता हूं एक बार, लोग 10। अब जरा देखो ध्यान से, 2 से 2 छमछम, लोग 10 का मान 1 हो गया, तो यहां पर डायरेक्ट हमने ये क्लियर कर लिया। ओहो, तो हमने ये पता कर लिया कि यार E1 बराबर आ गया E नोट सेल प्लस में 2 से 2 छमछम प्लस में 0.0591। ये तो हमारे पास पहले सेल के लिए मान आ गया। ऐसे ही दूसरे सेल के लिए निकाल लो, ऐसे ही दूसरे सेल के लिए निकाल लो। एन नोड पर तो नेगेटिव होता है ना, तो फिर आप पॉजिटिव वाला कैथोड बेटा पूरा पढ़ा करो ना, अधूरा मत पढ़ा करो। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, केस सेकंड। अब केस सेकंड के लिए हमने E2 ले लिया, वही E नोट सेल, हाँ जी, माइनस में 0.0591 अपोन में n का मान 2 था लोग, बस केवल सांद्रताएं बदल दी। इस बार सांद्रताएं बदल दी बेटा,
ZnSO4 की सांद्रता 1 मोलर, ये 1 मोलर कर दिया, हाँ या ना, ठीक है। यहां पर जो जिंक प्लस आयन की सांद्रता है वो है 1 मोलर और कॉपर प्लस 2 आयन की सांद्रता है वो कितनी है 0.01। इसको क्या लिख सकते हैं 10 की घात -2, 0.01 या 10 की घात -2 मोलर। इसमें पुट कर दो, उत्पाद तो वही है 1/10 की घात -2। ऊपर जाएगा घात प्लस में हो जाएगी, 10 की घात ऊपर जाएगी प्लस में आ जाएगी, ठीक है। ऊपर प्लस में हो जाएगा 10 की घात 2 आगे आ जाएगा, तो 0.0591 बच जाएगा, बाकी सोल्व कर लेना। हाँ जी, क्लियर हो गया। यह समीकरण नंबर 2, यह समीकरण नंबर 2। तो जरा देखो ध्यान से, यहां E1 क्या आ रहा है, E नोट में कुछ प्लस हो रहा है, यहां E2 E नोट सेल में से कुछ कम हो रहा है, तो हम यहां से देख सकते हैं ना। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से स्पष्ट है, 1 व 2 से स्पष्ट है, पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं आ रही कि यार यहां तो ये बड़ा आ रहा है, ये कुछ कम आ रहा है, E1 बड़ा है E2 से। ओके, दोनों को डिवाइड क्यों नहीं कर दिया डायरेक्ट? बेटा डायरेक्ट डिवाइड करता बीच में प्लस आ रहा है ना, दिक्कत आती, ठीक है। बीच में ये प्लस आ रहा है ना, तो डिवाइड करने में दिक्कत आती है। हाँ जी, E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, ऑप्शन नंबर 3। अगर यहां पे प्लस प्लस नहीं होता तो फिर डायरेक्ट कर देते हैं, हाँ या ना। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को करो, इस वाले क्वेश्चन को करो जो एम्स 2015 में आया हुआ है, एम्स 2015 में आया हुआ है। हाँ जी, अरे बेटा देखो ध्यान से, इस बेच में अलग हर तरह के बच्चे हैं, ठीक है। मैं यहां पे इतनी कैलकुलेशन देख, अभी यहां पे ये कैलकुलेशन इतनी दिमाग में हो जाती है, जैसे यहां पे इतना शॉर्ट किया, 1-2 स्टेप में कर दिया, यहां पर इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया। हाँ जी, हाँ कॉमन सेंस से ही बता सकता है अगर लगा सके तो। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन आप ही को करना है। सुभद्रो खातिक बेटा रुक जाना, ठंड रख ले, बार बार स्पैमिंग मत कर। ये वाला क्वेश्चन आप ही को करना है। देखो 0.01 मोलर एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड विभव का मान दे रखा है इतना, इसका E नोट आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करोगे? इसका E नोट आपको ज्ञात करना है, सिंपल सा है। कॉपर प्लस 2 आयन कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में, ठीक है बेटा। तो ये आपका उत्पाद हो गया, ये आपका क्रियाकारक हो गया। कॉपर प्लस आयन की सांद्रता दे रखी है 0.01 मोलर, ओके, सांद्रता पता चल गई। ई सेल दे रखा है आपको, ई सेल दे रखा है आपको 0.32, ओके। तो बस आपको इसको सोल्व करना है, ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। सांद्रता पता चल गई, ये पता चल गया, ठीक है। फॉर्मूला लगा लेना, ई सेल बराबर ई नोट सेल, ठीक है। जब तक टेम्परेचर के बारे में ना कहा जाए 298 केल्विन पे ले ले, लोग में यहां पर कंसंट्रेशन रख देना, ओके। हाँ जी, अब आगे, अब आगे क्लियर हो गया, कर लोगे इसको तो? हाँ जी। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन नीट 2013 में आया हुआ, नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर, ये 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2013 में आया हुआ, घड़ियों का जो सेल होता है उसमें ये अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। यह आपका सेल है। अब जरा देखो ध्यान से, जिंक किसमें गया? +2 में, तो यह ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी एनोड पर, यह एनोड पर होगी अभिक्रिया। डन है मामला,
ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। अब जरा देखो ध्यान से, अरे क्वेश्चन रुको तो सही। उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? ठोस है ना, ठोस की सांद्रता तो 1 ले हुए ना, इसकी सांद्रता तो 1 लेकर करोगे सोल्व। हाँ जी। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, Ag2O यह एक कंपाउंड है जिसमें Ag प्लस में है। ओके, यहां पे ये इसमें चला जा रहा है, तो ये क्या हो गया? अपचयन। अपचयन कहां होगा? कैथोड पर। तो इसके अपचयन विभव में से इसका अपचयन विभव घटा देना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसके अपचयन विभव में से इसका अपचयन विभव घटा देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। हाँ जी, और एक ये वाला क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं एक बार। सर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आ रही है ज्यादा। जरा देख ध्यान से बेटा, यहां पर तेरे को बस ये देखना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। सेल विभव ज्ञात करो, मतलब ई सेल ज्ञात करना है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में निकालनी है। देखो ध्यान से, आप ये समीकरण जानते हो, ई सेल बराबर ई नोट सेल। अब ये ई नोट सेल डायरेक्ट दे रखा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे? कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव करके इसका मान निकालो, फिर यहां रखो, फिर इसमें से माइनस करो 0.0591 अपोन में जो भी एन का मान दे रखा है, गुणा में लोग क्यू का मान रखो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ जी, हाँ। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन जो कि आपके एम्स 2012 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो कि एम्स 2012 में आया हुआ, बेटा ट्राई खुद को करना पड़ेगा, बाकी आप इनके सोल्यूशन डाउटनेट ऐप पे भी देख सकते हो, मिल जाएंगे। हाँ, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये आगे वाला एनोड, पीछे वाला कैथोड। क्लियर है मामला? आगे वाला एनोड, पीछे वाला कैथोड। आगे आगे इसके आगे जिंक लिखा हुआ है, इसके आगे 2H+ आयन लिखे हुए, मतलब जिंक ने 2H+ आयन के साथ क्रिया करी, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है तो इसको अलग कर देगा, अपचयित कर देगा और खुद ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया है। तो ये हो गया ऑक्सीकरण, ये हो गया अपचयन। अब आपको यहां पर इसकी सांद्रता दे रखी है, भाई इसकी सांद्रता है 1 मोलर, और यहां पर आपको H2 गैस मिल रही है, इसकी सांद्रता, आयन की सांद्रता दे रखी है 1 मोलर, और यहां पर मिल रही है आपको H2 गैस, जिसका प्रेशर लगाना है अपन को 1 atm, और यहां पर ये जिंक दे रखा है ठोस। तो आपको अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, जिंक 2+ जब जिंक में जा रहा है तो उसका तो अपचयन विभव इन्होंने दे रखा है, लेकिन हाइड्रोजन का नहीं दे रखा। हमें तो पता है ई नोट H+ से जब H में जाता है तो कितना होता है? 0 होता है। ऐसे वाले क्वेश्चन मस्त होते हैं क्योंकि दिमाग नहीं लगाना, एक ही फंडा है, हर एक क्वेश्चन में वही लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। हाँ जी, देखो आपको जिंक के लिए दे रखा है, प्रेशर तो दिया है, जरा देखो ध्यान से, ई नोट सेल। अगर मैं सेल का मानक अपचयन विभव निकालूं तो कैसे निकालूंगा? कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव। कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी? पीछे वाली। तो कैथोड का अपचयन विभव ई नोट H+ से H2 में जाना, माइनस ई नोट जिंक का अपचयन विभव Zn 2+ से Zn में जाना, ताकि मेरे पास ये आ जाए। अब जरा देखो ध्यान से, ई नोट हाइड्रोजन का कितना होता है? 0, माइनस इसका कितना दे रखा है? माइनस में दे रखा है 0.76, तो कितना आ गया? ये 0.76 वोल्ट आ गया, ई नोट सेल आ गया। इसका मान उठा करके हमें सेल विभव ज्ञात करना है, मतलब ई सेल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? यहां पर सेल विभव ज्ञात करना है, अर्थात ई सेल ज्ञात करना है बच्चों। हाँ, साइन बदल जाएगा बस, ठीक है, बदल गया। ओके, उसका मान कहां रखेंगे? समीकरण में। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, ई सेल, तो
ननसठ समीकरण से ई सेल ये ज्ञात करना है हमें, बराबर ई नोट सेल माइनस, ठीक है, अपन दो रूम टेम्परेचर पे अभिक्रिया करवा रहे 0.059 अपोन में एन का मान, 2 इलेक्ट्रॉनों का हेरफेर हुआ है, एन का मान 2 आ जाएगा, 2 लोग उत्पाद के रूप में क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो दोनों लिख दो। जिंक 2 प्लस आयन की सांद्रता गुणा, अब H2 तो गैस है, H2 तो गैस है बेटा, गैस के लिए दाब लिखा जाता है, गैस के लिए दाब लिखा जाता है सांद्रता के स्थान पर। हाँ जी, क्लियर। अब यहां पे जरा आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि H2 है, सिर्फ H2 है, उसका कोई गुणांक नहीं है, तो हम यहां पे लेंगे प्रेशर ऑफ H2, इसका गुणांक 1 तो यहां पे 1 लगा दो, इसका गुणांक 1 तो यहां पे 1 लगा दो, ठीक है, कल वाली मिस्टेक नहीं करेंगे। क्रियाकारक के रूप में क्या है, H प्लस आयन, उसकी सांद्रता का स्क्वायर, जिंक ठोस में है, उसकी सांद्रता उसकी पावर 1, ठोस की सांद्रताएं 1 होगी, इसमें सबके मान पुट कर दे आप, ई सेल आपके पास आ जाएगा। ये कितना दे रखा है आपको, हमने सोल्व कर लिया 0.76 माइनस, इसको जब अपन सोल्व करेंगे बेटा ये आ जाएगा 0.03, क्योंकि इसको आप 0.06 मान लोगे, 2 से भाग लगाओगे 0.03 आ जाएगा, क्लियर। लोग, हाँ जी, जिंक प्लस 2 आयन की सांद्रता 1 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, हाँ जी, प्रेशर 1 एटीएम दे रखा है, H प्लस आयन की सांद्रता 1, नीचे भी क्या दे रखा है 1, तो log 1 का मान 0, log 1 का मान 0, तो बस यही आ गया। 0 वोल्ट। सब 0 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखो ध्यान से, आरंभ 3 में क्यों नहीं पढ़ा रहे, अरे आरंभ 3 में चल तो रही है बेटा लाइव रिकॉर्डेड क्लास, ओके। प्रेशर लिया, ठीक है, गैस के लिए दाब लिखा जाता है प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ H2, इसका गुणांक क्या है 1 है, इसलिए यहां पर इसकी पावर 1 लगा दी, ओके। एक बार और समझा दो जरा, देखो ध्यान से, यहां पर हम जब सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखते हैं बेटा तो क्या करते हैं, कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव, तो कैथोड पर ये वाली अभिक्रिया हो रही है H वाली, और एनोड पर जिंक वाली अभिक्रिया हो रही है, तो दोनों के इलेक्ट्रोड विभव लिखेंगे। हमें पता है कि इसका तो 0 होता है, 0, इसका दे रखा था माइनस माइनस प्लस हो गया, ये मान आ गया हमारे पास। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, 0.059 अपॉन एन, एन का मान 2 रखा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का हेरफेर हो रहा है। H2 की पावर, H की पावर 2 क्यों नहीं लिखी, अरे लिखी तो है H की पावर 2, H की पावर 2 लिखी तो है बेटा, 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही आएगी, ठीक है, तो यहां पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आंसर 0 आया तो सेकंड कैसे हुआ, अरे भाई ये पीछे वाला पद, इस संख्या को 0, इस संख्या का मान 0 हो गया, 0 से इसको गुणा करेगा 0 आएगा ना, तो बच्चा तो यही, प्रेशर 1 एटीएम दे रखा, ठीक, ओके। अब ये क्लियर हो गया आयुष, हाँ जी। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ई सेल 0 किसका 0 हो गया भाई, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, 0 ही तो होता है। संदर्भ इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा था, रेफरेंस जिसमें अपन ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना लिया जाता था, 0, तो वही तो लिया 0, ओके, क्वेश्चन से। अब
यहां पर अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन। 1 मिनट, क्लियर हो गया ये सारी बातें? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर? अरे जरूरी कॉल नहीं, सेमिनार भी लगा हुआ था 6 बजे। अब 6 बजे सेमिनार लूं या क्लास में रहूं? ठीक है, वो मैंने बोला नहीं उनको एक्चुअली कि 6 बजे मेरी क्लास है। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे जरा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से कि ई नोट सेल का मान ऋणात्मक हो तो डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम का मान क्या होगा। तो दोनों आपको पता है बेटा जी कि डेल्टा जी नोट बराबर आप जानते हैं माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसका मान नेगेटिव रखूंगा तो डेल्टा जी का मान क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? ये हो गया बात। अब दूसरी बात, के इक्विलिब्रियम हम जानते हैं ई नोट सेल बराबर, हम जानते हैं ई नोट सेल बराबर कितना होगा? 0.0591 अपॉन में एन गुणा में लोग के इक्विलिब्रियम। ओके, अगर इसका मान ऋणात्मक है तो वो ऋणात्मक के बराबर है, तो इसका मान क्या आएगा? 1 से कम आएगा बेटा। के इक्विलिब्रियम का मान लेस देन 1 आएगा और जी का मान 1 से ज्यादा आएगा। क्लियर है? कहां लिख दिया है भाई? ओके, ई नोट सेल का मान नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। ठीक, और ई नोट सेल अगर ये नेगेटिव हो जा रहा है बेटा, तो नेगेटिव है तो यहां पर लोग के इक्विलिब्रियम का मान 1 से कम आएगा, मतलब ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक आएगा मतलब के इक्विलिब्रियम 1 से छोटा है। हाँ जी, ये क्लियर हो जाएगा। तो डेल्टा जी का मान तो 1 से बड़ा और मतलब 0 से बड़ा और के इक्विलिब्रियम 1 से छोटा होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, ये क्लियर है? ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है, ई नोट दे रखा है। ठीक है, कर सकते हो। इस अभिक्रिया के लिए ई नोट दे रखा है, सिर्फ साम्य स्थिरांक के की गणना करनी है, के इक्विलिब्रियम की गणना होमवर्क कर लेना आप। ठीक है, तो होमवर्क में आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं बेटा और कुछ प्रैक्टिस कर ली। अब आगे बढ़ लें, अब आगे बढ़ लेते हैं और आगे का पढ़ लेते हैं। हाँ जी, तो अब हेडिंग डाल लो आप सांद्रता सेल। हाँ जी, अब हेडिंग डाल लो सांद्रता सेल। अब हेडिंग डाल लो सांद्रता कुछ विशिष्ट सेल। कुछ विशिष्ट सेल हेडिंग डाल लीजिए। 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 अब जिसमें सबसे पहले अपने पास सांद्रता सेल। तो जरा देखो ध्यान से, सांद्रता सेल क्या होता है? बहुत ही सिंपल है भाई, ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड मतलब एनोड और कैथोड सेम ही पदार्थ के बने हुए हो। बस जो अर्ध सेल है, विलयन जो भरा हुआ है, वो अलग अलग सांद्रताओं वाला हो। सांद्रता सेल समझ में आया कि यार ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें एनोड और कैथोड सेम ही पदार्थ के बने हुए हो, मतलब ये जिंक है तो ये भी जिंक है, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ये भी प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये सिल्वर है, ये भी सिल्वर है। परंतु जो विलयन की सांद्रताएं हैं,
इधर वाले अर्ध सेल में और इधर वाले अर्ध सेल में डिफरेंट हो, तो वो कहलाते हैं आपके सांद्रता सेल, मतलब जिसमें सांद्रताएं अलग हो, बाकी सब सेम हो। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड सेम हो। तो लिखिएगा बेटा जी यहां पर सांद्रता सेल, वह डेनियल सेल, वह डेनियल सेल जिसमें वह डेनियल सेल जिसमें एनोड एवं कैथोड दोनों समान पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, दोनों समान पदार्थ के बने होते हैं, एवं दोनों अर्ध सेलों में वैद्युत अपघट्यों की सांद्रताएं अलग अलग होती है, सांद्रताएं अलग होती है, सांद्रताएं अलग अलग होती है, सांद्रता सेल कहलाते हैं, सांद्रता सेल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर सांद्रता सेल के बारे में, जैसे कि मान लो बेटा जी मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूं, जिंक ले लेता हूं। ठीक, जैसे कि सपोज कीजिए, मान लीजिए यहां पर यह एक पात्र मेरे पास ये रहा, यह दूसरा पात्र मेरे पास ये रहा, दोनों में मैंने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रोड लगा रखा है, और दोनों का संबंध फिर मैंने यहां पर परिपथ में वोल्टमीटर से फिर धारामापी से इनसे कर दिया है। ओके, अगर मान लो ये छड़ जिंक की है, जिंक की छड़ है, ये वाली भी जिंक की छड़ है। ओके, यहां पर यह ZnSO4 का सॉल्यूशन है, तो यहां पर ये भी ZnSO4 का सॉल्यूशन है, बस इनकी सांद्रताएं अलग अलग होगी। इनके अंदर ये उल्टे यू आकार की मैंने नलिका लगा रखी है, जो कि हमारा लवण सेतु कहलाएगी। ठीक है, ये क्या है अपना लवण सेतु। बस अगर इसकी सांद्रता, ये ZnSO4, इसकी सांद्रता क्या है बेटा, C1 सांद्रता, इसकी सांद्रता जैसे कि 1 मोलर है तो इसकी 0.05 मोलर है, अलग अलग हो। ठीक है, इसकी सांद्रता मान ली मैंने C2। तो यहां पर सांद्रताएं अलग अलग है। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अभी भी होएगा, बढ़िया से आराम से यहां पर फ्लो वगैरह होता रहेगा। ठीक, तो यहां पर इस प्रकार का सेल ये कहलाएगा आपका सांद्रता सेल। इस प्रकार का सेल ये क्या कहलाएगा, सांद्रता सेल। इधर क्या होगा कि यार यहां पर जो कि ये एनोड है, एनोड कैसे, क्योंकि जिंक वाली इस वाली छड़ में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, उस वाली छड़ में अपचयन होगा। यहां पर जिंक आयन निकल करके विलयन में जाएंगे, और यहां पर जिंक +2 आयन विलयन में से छड़ पर जाकर के अवक्षेपित होंगे। तो यहां पर इस पर इलेक्ट्रॉन छूटते जाएंगे, तो यहां नेगेटिव और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, धारा इस तरह, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, यहां इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वहां जाकर के वो गायब हो जाएंगे। ओके, तो ये वाला प्रोसेस जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम हो, बस सांद्रताओं का फर्क हो। तो जैसे कि अगर मान लो ये वाला इलेक्ट्रोड, तो इस वाले अर्ध सेल में क्या अभिक्रिया हो रही होगी, इस वाले अर्ध सेल में सर कि जिंक जो ठोस अवस्था में है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। जिंक
2 प्लस आयन में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है छड़ पर, और उसमें उल्टा हो रहा होगा। इसमें क्या है कि जो जिंक प्लस 2 आयन है विलयन में, वो निकले हुए वहां से 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है और अपचयित हो रहा है जिंक में। यह मान लो समीकरण नंबर 1 है, ये मान लो समीकरण नंबर 2 है। तो एनोड और कैथोड वाली अर्ध अभिक्रियाएं हमारे पास आ गई। यह अभिक्रिया यहां पर हो रही है और वो वाली अभिक्रिया वहां हो रही है। ठीक है, सांद्रताएं अलग अलग है। इसमें जो जिंक प्लस 2 आयन मिल रहे हैं उनकी सांद्रता C1 है, उधर सांद्रता C2 है। क्लियर है मामला? ओके, ठीक। जैसे कि अभी अपन यहां पर इसको लिखते हैं, बेटा फटाफट से इसको साथ के साथ नोट करते जाओ। यार मेरे दिमाग से निकल ही गया आज कि वो सेमिनार भी लेना था, क्योंकि काम तो करना पड़ता है बेटा। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से। क्लियर? ये इतनी बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोड समान पदार्थ के, बस यहां पर वैद्युत अपघट्यों की सांद्रताएं डिफरेंट हो। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। हाँ, तो यहां पर हमने देखा एनोड पर क्या हुआ। एनोड पर हुआ ऑक्सीकरण की जिंक ठोस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसमें चला जा रहा है? एक्वस माध्यम में चला जा रहा है। ओके, और कैथोड पर क्या हो रहा है कि वही विलयन में उपस्थित Zn+2 आयन वही त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक में जा रहे हैं। हाँ जी, तो अब यहां पर अगर मैं कुल सेल अभिक्रिया देखूं, कुल सेल रिएक्शन, तो ये कैसे होगी? कुल सेल अभिक्रिया कैसे होगी? जरा देखो ध्यान से। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब बाकियों को कैंसिल मत करना, ठीक है? हाँ जी, अब यहां पर क्या हो रहा है कि यार जिंक ठोस और C2 सांद्रता वाला इलेक्ट्रोड, यही था ना वो C2 सांद्रता वाला जो कैथोड पर अभिक्रिया हो रही थी, ये दोनों मिलकर के जो जिंक एनोड में था वो एक्वस आयन में चला जा रहा था, C1 सांद्रता वाला, और यहां पर ये जिंक जो दूसरे इलेक्ट्रोड में था, कैथोड वाले में पात्र में था, वो ठोस में चला जा रहा है। तो ये इस तरीके से अपन ने सेल अभिक्रिया लिखी। सरल है? ओके, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मान लो कि यार इस वाले की सांद्रता C1 है, इस वाले की सांद्रता C2 है, C1 बड़ा हो C2 से तो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। मान लो C1 छोटा है C2 से, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। C1 बराबर C2 है तो क्या होगा? समझ पा रहे हो मेरी बातों को? समझ पा रहे हो? ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जरा देखो ध्यान से, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहां पे अपचयन हो रहा है। सेल विभव जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जो इसके लिए आएगा वही इसके लिए आएगा, बस चिन्ह में चेंज आएगा, चिन्ह में चेंज आएगा। क्या मैं बोल रहा हूं, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? अगर मानक सेल विभव लिखेंगे ना अपन, भाई दायां माइनस बायां करके, ये अभिक्रिया और ये अभिक्रिया सेम ही तो है, बस अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर उधर है और ये, तो मतलब इसका जो सेल विभव आएगा, इसका जो सेल विभव आएगा, इस अभिक्रिया के लिए अगर हम मानक अपचयन विभव लिखें, इसका मानक अपचयन विभव लिखें, दोनों सेम आएंगे, बस चिन्ह में फर्क आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक एनोड पे हो रही है, एक कैथोड पे हो रही है, दोनों का योग 0 हो जाएगा। तो सेल सांद्रता सेलों के लिए बेटा उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। ये पॉइंट हम लिख लेंगे अभी। ये कुल सेल अभिक्रिया आ गई हमारे पास, कुल सेल अभिक्रिया आ गई हमारे पास। क्लियर है?
क्लियर है मामला? ओके, हाँ जी। तो अगर मैं यहां पर ई सेल लिखना चाहूं, ई सेल लिखना चाहूं बेटा, तो ई नोट सेल माइनस में अगर मैं 298 केल्विन टेम्परेचर पे करवा दूं तो 0.059 अपोन में एन का मान, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है, लोग उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, सबके गुणांक एक 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 एक, तो घाते तो किसी की आएगी नहीं। हाँ जी, यहां पर ये ठोस है, यहां पे ये ठोस है, ये एक्वस है, तो इसकी सांद्रता बटे इसकी सांद्रता, तो C1 बटे C2 आ जाएगा क्या? हाँ या ना? तो यहां पर हम बता देंगे कि यार कब कौन बड़ा कब कौन छोटा। और जरा देखो ध्यान से, ये चूंकि सांद्रता सेलों के लिए, सांद्रता सेलों के लिए इलेक्ट्रोड तो सेम ही होते हैं और विद्युत अपकड्डे भी सेम ही होता है, बस उनकी सांद्रताएं अलग अलग होती है। हाँ या ना? तो दोनों का इलेक्ट्रोड विभव बस सांद्रताओं की वजह से यहां पे चेंज आ रहा है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव तो शून्य ही आएगा। सांद्रता सेलों के लिए ई नोट सेल ये कितना होता है बेटा? 0.0 वोल्ट होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम कुल सेल, यहां पे जो मानक सेल विभव है, जो सेल विभव है एक्चुअल, वो ज्ञात कर सकते हैं। ई सेल बराबर हो जाएगा माइनस का 0.0591 अपोन में 2 लोग C1 बटा C2। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, लोग अंश अपोन हर, सुनना, अंश अपोन हर, अगर नीचे वाला मान बड़ा है, ऊपर वाला मान छोटा है, ऊपर वाली सांद्रता C1, नीचे वाली सांद्रता C2, जैसे कि मान लो ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 0.01, हाँ है ना? तो ऊपर वाला मान बड़ा हो गया। लेकिन अगर मान लो मैंने ऊपर लिखा 0.001, जैसे कि सपोज करो, मान लो 0.01 ऊपर लिखा, और नीचे वाला मान सपोज करो बड़ा है, जैसे कि 1 है, तो दशमलव हटाएंगे, 2 0 लगा देंगे, तो 1/100 हो गया। 1/100 बोले 10 की घात 2, ऊपर जाएगा 10 की घात -2 हो जाएगा, -2 बाहर आएगा, -2 बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, अगर ऊपर वाला मान छोटा है, नीचे वाला मान बड़ा है, मतलब यदि C2 बड़ा हो C1 से, तो ई सेल पॉजिटिव आएगा, तो सेल कार्य करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मतलब मैंने ऐसा केस ले लिया कि यार यहां पर हमने 2 सेल लगाए जिंक के ही, उनको अटैच कराया, तो यहां पर अलग अलग केस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अलग अलग केस आपको देखने को मिल सकता है। एक केस मैंने आपको समझा दिया कि यार ऐसा कुछ सीन बन रहा है, C1 बटे C2, अगर नीचे वाला मान बड़ा होगा ऊपर वाले मान से, ठीक है, तो यहां पर ये मान पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में तो सेल काम करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब इधर की सांद्रता ज्यादा, इधर की कम, तो काम कर जाएगा। दोनों की समान हो जाएगी तो फिर ऊपर नीचे का समान हो गया, log 1 हो गया, log 1 का मान 0, तो ये सेल 0 आ जाएगा, फिर काम ही नहीं करेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इनको डील कर सकते हो। सांद्रता सेल और भी हो सकते हैं। अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण सांद्रता सेल का, जैसे कि अगर अपन दोनों तरफ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन की लगा दें। अब हाइड्रोजन में तो प्रेशर ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि मान लो अन्य उदाहरण, जैसे कि मान लो अपन कॉपर का लेते हैं। कॉपर ठोस से कॉपर 2+ आयन में गया, इसकी सांद्रता C1 मान ली, फिर 2 खड़ी लाइन, फिर कॉपर +2 आयन, C2 सांद्रता वाला,
किस में चला गया, कॉपर ठोस में चला गया। तो ये भी तो सांद्रता सेल ही हुआ, पदार्थ सेम है, बस सांद्रताएं अलग है। C1 C2 सांद्रताएं, ठीक है। इसी तरीके से मान लो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया बेटा मैंने, ओके। H2 गैस ले ली, जिसका प्रेशर क्या मान लिया मैंने, P1, इसका प्रेशर क्या मान लिया मैंने, P1 प्रेशर, P1 ATM, P1 ATM प्रेशर मान लिया, ठीक है। तो ये H2 किस में कन्वर्ट होती है, H प्लस आयंस में, एक्वस में। इसकी सांद्रता मैंने मान ली C1, ठीक है। फिर खड़ी लाइन, H2 इलेक्ट्रोड H प्लस में जा रहा है, ऑक्सीकरण, इसकी सांद्रता, इसका देखो H2 गैस होती है, गैस के लिए प्रेशर लेंगे, आयन के लिए सांद्रता ले ली। अब उल्टा हो जाएगा कि यार यहां पर H प्लस आयन एक्वस में जो है, इसकी सांद्रता सपोज करो C2 है, ये कन्वर्ट होकर के H2 में जा रहा है गैस में, लेकिन P2 प्रेशर वाला, P2 ATM प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो आगे वाला एनोड और कैथोड सेम होगा, बस सांद्रताएं अलग अलग होगी, प्रेशर अलग अलग हो सकते हैं। यहां पे आपको बस यही समझना है कि यार C1 एंड C2 तो सांद्रताएं हैं, एवं P1 एंड P2 दाब है। क्लियर है मामला? तो आप ये चीजें क्लियर कर पाएंगे। तो ऐसे देखते हैं, अरे यार ये तो सांद्रता सेल दे रखा है, ये भी सांद्रता सेल दे रखा है। क्लियर है बच्चों? जब मैं ये लिखूं ना तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, अरे यार ये एनोड लिखा, मतलब H2 गैस H प्लस में जा रही है, देखो ऑक्सीकरण हो रहा है, हाँ ये एनोड पर होगा। और देखो H प्लस आयन H2 में जा रहा है, अपचयन हो रहा है, कैथोड पर होगा। तो इधर ऑक्सीकरण हो रहा है, इधर अपचयन हो रहा है, दोनों सेम मटेरियल है दोनों तरफ, बस सांद्रताएं अलग है, प्रेशर अलग है, तो सांद्रता सेल। क्लियर हो गया? ये सांद्रता सेल खत्म। अब उसके बाद अगला सेल है आपका उत्क्रमणीय सेल, जिसको हमें आगे लेक्चर्स में पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। यही है हमारे वैद्युत अपघटनी सेल। तो एक बार इसके बारे में हम जान लेते हैं, उत्क्रमणीय सेल क्या होते हैं, रिवर्सिबल सेल क्या होते हैं। रिवर्सिबल सेल, हेडिंग डाल लो, उत्क्रमणीय सेल, उत्क्रमणीय सेल, उत्क्रमणीय सेल, उत्क्रमणीय सेल। क्या होते हैं उत्क्रमणीय सेल? देखो, डेनियल सेल क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम काम में इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करते हैं डेनियल सेल। उसके उल्टा अगर उल्टी अभिक्रिया होने लग जाए तो वैद्युत अपघटनी सेल बन जाते हैं, फिर उनको ऊर्जा चाहिए होती है, फिर वापस से रसायन बनता है, केमिकल बनता है। डेनियल सेल में क्या होता है बेटा कि समय के साथ साथ अगर हम जिंक और कॉपर वाला इलेक्ट्रोड ले लें तो जिंक का इलेक्ट्रोड समय के साथ पतला होता जाएगा और कॉपर वाला इलेक्ट्रोड मोटा होता चला जाएगा। जिंक के इलेक्ट्रोड से जिंक धातु निकल करके विलयन में आने लगेगी और इधर कॉपर धातु मोटी होती चली जाएगी, क्योंकि कॉपर +2 आयन विलयन से बाहर जा रहे होंगे। तो समय के साथ ये पतला, समय के साथ ये मोटा होता चला जाएगा इलेक्ट्रोड। ओके, हाँ या ना? तो एक टाइम के बाद हमारा वो सेल काम करना बंद कर देगा, तो हमें यार हमारा केमिकल खत्म हो गया, हमारा इलेक्ट्रोड पतला हो गया, तो हमें वापस से केमिकल बनाना है कि यार इसमें वापस से ये जो हमने सेल बनाया है इस सेल में वापस से केमिकल बन जाए और वापस से ये काम करने लग जाए। तो हम बाहर से ऊर्जा देने लगते हैं। भाई सेल, जैसे ही आप मार्केट से नया सेल लाए, इसमें लगाया, खट 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 तुरंत काम करेगा, खट 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 तुरंत काम करेगा, ये स्वतः प्रक्रम है। तो डेनियल सेल तो स्वतः प्रक्रम। अब उसको चार्जिंग में लगाना है। अब जैसे कि सेल डिस्चार्ज हो गए तो उसको चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, फिर वो काम करे, फिर वो ऊर्जा लेगा, तो अस्वतः प्रक्रम वो होता है। तो ये उत्क्रमणीय सेल अस्वतः प्रक्रम होता है, हमें बाहर से विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, फिर उससे वापस से केमिकल बनता है। तो अब यहां पर बेटा जी आप यहां पे जो ये बात लिखी हुई इसको लिख लीजिए। ऐसे सेल जिसमें विपरीत दिशा में बाह्य विद्युत वाहक बल आरोपित करने पर
रासायनिक अभिक्रियाएं व्युत्क्रमित हो जाती है। जस्ट पहले इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे थे, अब उधर से इधर आएंगे। ठीक है, एकदम जस्ट 180 डिग्री व्युत्क्रमित हो जाते हैं, उत्क्रमणीय सेल कहलाते हैं। उत्क्रमणीय सेल कहलाते हैं, उत्क्रमणीय सेल कहलाते हैं। कैसे, जरा देखो ध्यान से। यहां पर मैं एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है बेटा, वो मैं लेकर आया हूं ताकि आपको मैं इसको समझा सकूं। जैसे कि देखो ध्यान से, 3 डायग्राम दे रखे हैं, ये 3 सेल दे रखे हैं। डेनियल सेल ये तीनों, ये भी डेनियल सेल, ये भी डेनियल सेल, ये भी डेनियल सेल। तो इन तीनों सेल में हो क्या रहा है? इन तीनों सेल में हो ये रहा है, ओके, आपको बनाना नहीं है, बस समझ लेना वहां से। ठीक है, यहां पर जरा देखो ध्यान से, एक पात्र ये दूसरा पात्र ये, इसमें इसका इलेक्ट्रोड लगा रखा है, इसमें इसका इलेक्ट्रोड लगा रखा है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ वोल्ट मीटर लगा रखा है, ओके, लवण सेतु द्वारा यहाँ पे इनको कनेक्ट कर रखा है, ओके। ये जिंक है, ये एनोड है, और ये कॉपर की रोड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इधर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। यस और नो? ओके, तो ये तो होता है हमारा डेनियल सेल। अब डेनियल सेल काम करना बंद कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे? इसको चार्ज करेंगे, इस पे बैटरी लगाएंगे। इसके पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इन पर बैटरी लगाते ना। तो हमने क्या किया? इसका संबंध धारा नियंत्रक रियोस्टेट से हमने कर दिया। कुछ इस तरह की ये युक्ति होती है बेटा, जिसको फिर अपन क्या करते हैं? बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अब बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया, हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहां पे बैटरी लिख दूंगा मैं, सिंपल। ठीक है, बैटरी से हमने कनेक्ट किया, जिसमें बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन ऐसे होती है ये बैटरी। ठीक है, इस बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। हाँ जी, ओके, जैसे कि यहां पर ये डायग्राम इन्होंने दे रखा है। ओके, हाँ जी, ये यहां पर क्लियर है। थोड़ा सा इसको सही बना लेंगे अपन, कहीं तो मिस्टेक करिए ना अपन डायग्राम में। अच्छा, ये वाली लाइन इससे मैच करनी थी। हाँ जी, ये ऊपर बैटरी है, इसको हमने इससे कनेक्ट कर रखा है। ऐसा कुछ सिस्टम अपन ने लगा रखा है। ओके, ये हमारी बाह्य बैटरी है। तो नीचे तो डेनियल सेल था, इस डेनियल सेल के ऊपर हमने धारा नियंत्रक लगा दिया, बाहर से अब हम इसको ऊर्जा देंगे। तो ये है आपका टोटल का टोटल, पूरा का पूरा बन गया आपका वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल, इसको बस समझना बेटा जी। अब यहां से हम क्या देंगे? ई, यहां से हमें मिलेगा विद्युत वाहक बल बाह्य। ओके, तो जब जिंक और कॉपर की छड़ों को उन्हीं के इलेक्ट्रोड्स में डुबाया जाता है बेटा, तो ई सेल प्राप्त होता है लगभग 1.1 वोल्ट। ठीक है, 1.1 वोल्ट ये हमें प्राप्त होता है। अब ये बाह्य कितना हम लगा रहे हैं, तो वो हमें यहां पे समझना है। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर 3 डायग्राम, इन 3 डायग्राम एक एक करके एक ही डायग्राम पे ध्यान देना। ठीक है, जब हम बाह्य विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट से कम रखेंगे, तो यहां पे ये नॉर्मली वर्क करेगा। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर होगा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, जो कि रेगुलर है, डेनियल सेल की तरह ही वर्क करेगा ये। ठीक है, जिंक छड़ से इस तरफ होगा, डेनियल सेल की तरह ही वर्क करेगा। और अगर हमने बाह्य विद्युत वाहक बल सेम इसके बराबर कर दिया, बाह्य विद्युत वाहक बल अगर हमने इस सेल विभव के बराबर कर दिया, तो अब यहां पर कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि विभवांतर 0 हो गया। तो अब धारा ही प्रवाहित नहीं होगी, साम्य स्थापित हो जाएगा। इस केस में यहां पर ये क्लियर हो गया मामला, ये धारा प्रवाहित नहीं होगी, साम्य आ जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा।
ओके, जब यह 1.1 वोल्ट के बराबर आ जाएगा तो अभिक्रिया रुक जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। और अगर हम बाहर जो आरोपित बाह्य बल है वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगा दे, जस्ट उल्टा, इलेक्ट्रॉन पहले इधर से इधर भाग रहे थे, अब इधर से इधर भागेंगे। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, यही फर्क है। यहां पर क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस छड़ पर अवक्षेपित हो जाएंगे, इसलिए यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे। ये हो जाएगा सीन, जस्ट अपोजिट। समझ में आया? इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब जो पहले जिंक जलीय प्लस जल में जाकर के आयन बना रहा था, अब नहीं, उल्टा आयन इसकी तरफ आने लगेंगे, क्योंकि अब ये छड़ बिल्कुल पतली हो चुकी है, तो इसको वापस से चाहिए कि मेरे ऊपर केमिकल बने, मैं वापस से काम करने लग जाऊं। तो ये जो छड़ मोटी हो चुकी थी उसको पतली करेंगे, ठीक है, और यहां पर इसको मोटी करेंगे। तो वो वाला प्रोसेस है, जस्ट अपोजिट करना है ताकि वापस से केमिकल बन जाए, वापस से केमिकल बन जाए। क्या ये तीनों डायग्राम समझ में आ गए? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे। क्या ये तीनों डायग्राम समझ में आ गए बेटा? ये तीनों डायग्राम समझ में आ गए? हाँ जी। तो डेफिनेशन तो बेटा मैंने आपको लिखवाई दी है, डेफिनेशन तो मैंने आपको लिखवाई दी है, डेफिनेशन तो मैंने आपको लिखवाई दी है। ओके, तो यहां पर यही है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, इसे में हमें यहां पर देखना है। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये कौन सा सेल है आपका? ये वाला सेल देखो, ये वाला सेल कौन सा है आपका? डेनियल सेल। कि यार इधर से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो उधर हो रहा है, दो अलग अलग यहां पर सेल है, ये है आपका डेनियल सेल। सिंपल है। लेकिन अगर एक ही सेल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड अब हम यहां पे लगा देंगे, यही एक ही सेल में दोनों इलेक्ट्रोड हम लगाएंगे, ठीक है। अभी बस आपको इलेक्ट्रोड्स पे ध्यान रखना है। देखो ध्यान से, एक ही पात्र में दो इलेक्ट्रोड है। ओके, कोई डायग्राम वायग्राम नहीं बनाने बेटा, ये आपको नहीं बनाना है, मैं जो सिंपल से बता रहा हूं वो बताना है। ओके, वो बनाना है, बस ये आपको समझाने के लिए बताया है। अब यहां पे पहले हेडिंग डाल लो आप, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हेडिंग डाल लो एक बारी इलेक्ट्रोलाइसिस हेडिंग डाल लीजिए आप। पहले मैं ये बता दूं, फिर इसके अंदर अपन देखेंगे सारी चीजें, पर्चा, सारी प्रक्रियाएं। फिर इसके अंदर विद्युत अपघटनी सेल लिखेंगे, फिर मैं खुद बनवा दूंगा डायग्राम। बस केवल ये तो आपको समझाने के लिए कि यार ये अपना डेनियल सेल होता है और ये अपना यहां पर बाहर से बैटरी लगा रखी है, फिर इसको यहां पर हम विद्युत अपघट्य को तोड़ेंगे, जैसे कि विद्युत अपघट्य तोड़ेंगे ताकि वो वापस से अपोजिट आयंस पे भागे। देखो यहां से Ag प्लस आयन उधर भाग रहे हैं, देखो ये Ag प्लस आयन आए विलियन में, उधर भागेंगे, ये नाइट्रेट आयन इधर भागेंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस इसका होता जाता है। हाँ, अब यहां पर आप सबसे पहले तो ये लिख लें, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन, विद्युत धारा की मदद से रासायनिक अभिकर्मक को उसको तोड़ना। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनी वियोजन कहते हैं, क्योंकि टूटेगा पदार्थ। विद्युत अपघट्य लिखो, किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है या विद्युत अपघटनी वियोजन कहा जाता है। ये किसमें होती है? यह प्रक्रिया विद्युत अपघटनी सेल में होती है। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटनी सेल में होती है। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटनी सेल में होती है, जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो विद्युत अपघटनी सेल
इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हिंग डाल लीजिए। विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटन समझ में आ गया कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और जो विद्युत अपघट्य उसको तोड़ेंगे। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यार ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ओके। यह एक अस्वतः प्रक्रम होता है। यह एक अस्वतः प्रक्रम। अस्वतः प्रक्रम मतलब डेल्टा जी का मान धनात्मक। यह एक अस्वतः प्रक्रम होता है, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। डेल्टा जी का मान धनात्मक अस्वतः प्रक्रम होता है। यह एक अस्वतः प्रक्रम होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा, इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा कैथोड से एनोड की ओर होती है। मतलब अब चिन्ह बदल गए, हाँ या ना? अब चिन्ह बदल गए। इसमें प्रवाह की दिशा कैथोड से एनोड की ओर होती है। कैथोड से एनोड की ओर होती है। इतना ये एक बारी लिख लो। ठीक, डन है मामला। ओके, हाँ जी। तो यहां पे ये डायग्राम हो गया, ये डायग्राम हो गया। एक डायग्राम अपन खुद बना लेते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर ये एक ही पात्र है। इस एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए बेटा। इन इलेक्ट्रोडों को हमने किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ दिया और यहां पर हमने इसमें वोल्टमीटर लगा दिया और बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना? ओके, तो यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये तो है आपके पास, इधर वाला अपने पास, जैसे कि सपोज करो ये है अपने पास एनोड, एनोड ये तो, और ये है अपने पास कैथोड, कैथोड। तो यहां पर बेटा उल्टा होएगा, जस्ट उल्टा होएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे और इधर आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? इधर से निकलेंगे और इधर आएंगे। तो इस वजह से इस पर चार्ज होएगा बेटा जी नेगेटिव चार्ज, इस पर होएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। किस तरीके से सारी अभिक्रियाएं होगी सब हम यहां पर समझेंगे। नीचे यहां पर भरा हुआ है आपका विद्युत अपघट्य, हम ज्यादातर यही पढ़ेंगे अब आगे। यहां पर है विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य।
वैद्युत अपघट्य। अब वैद्युत अपघट्य में धनायन भी होंगे और ऋणायन भी होंगे। तो वैद्युत अपघट्य का जो धनायन है वो किधर भागेगा, जिधर ऋणायन है। धनायन वहां जाकर के अवक्षेपित हो जाएगा, तो धनायन तो इधर भागेगा, तो धनायन का होगा अपचयन, तो इधर धातु मिलेगी। अक्सर कैथोड पे आपको धातु प्राप्त होगी, क्योंकि वो आयनित अवस्था में होता है, तुरंत इधर जाकर के, और जो ऋणायन है वैद्युत अपघट्य का वो इधर भागेगा, ताकि वहां पर क्या कर सके, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके वहां पर गैस के रूप में वो निकल सके। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरीके से यहां पर ये सिस्टम वर्क करता है। यही है आपका वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। बाकी डिटेल में इसको अगले लेक्चर में देख लेंगे। वैद्युत अपघटनी सेल, जैसे कि एक थोड़ा सा हिंट मैं यहां पर देता हूं, जैसे कि NaCl हमने वैद्युत अपघट्य ले लिया, जैसे कि मान लो यहां पर मैंने क्या ले लिया, NaCl ले लिया। NaCl गलित, गलित का मतलब पिघला हुआ, पिघला हुआ, पिघला। तो जरा देखो ध्यान से, हम बाहर से बैटरी की मदद से करंट फ्लो कर ही रहे हैं, तो यार ये जो NaCl है गलित अवस्था में है, एक्वस अवस्था में आने के बाद क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। Na+Cl- एक्वस आयन बना देगा, बना देगा बेटा, बना देगा। तो जरा देखो ध्यान से, एनोड धनावेशित होता है, कैथोड ऋणावेशित होता है कि नहीं होता है। बस यहां पे 3 अभिक्रिया लिखूंगा, फिर बाकी बाद में। हाँ जी, तो अब जरा देखो ध्यान से, धनावेश की ओर कौन भागेगा, ऋणायन। ऋणायन कौन है, Cl-। समझ में आ गया, ओके। और हमारे पास तो विलयन में बहुत सारे NaCl होंगे ना, हम जब नमक डालते हैं, जैसे कि आपने पानी में नमक डाला, ठीक है, तो आपने थोड़ी देर लगा कि NaCl का एक अणु डाला, अपन ने तो बहुत सारा डाला है, तो विलयन में बहुत सारे NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जरा देखो ध्यान से, 8 एनोड, एनोड पर अभी भी ऑक्सीकरण ही होएगा, तो 8 एनोड, एनोड की ओर कौन भागेगा, ऋणायन भागेगा। एनोड जैसे कि Cl-, Cl- के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यार यहां 2 है, तो यहां 2 लगा दे, ताकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सके। तो यहां पर ये हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और 8 कैथोड, उधर धनायन भागेगा, तो उधर धातु मिलेगी H+, ये Na+, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाएगा। ठीक है मामला। और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहां 2 लगा दो, तो यहां 2 लगा दो, यहां 2, ये मिल जाएगा, काम खत्म। इधर सोडियम धातु मिल जाएगी कैथोड पर। तो ये इस तरीके से यहां पर सेल वर्क करेगा, सेल वर्क करेगा। बाकी इसकी बात अगली क्लास में। हाँ जी, तो यार ये इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी, क्लियर है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि जो डेनियल सेल होता है बेटा, वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। हाँ, यहां पर चार्ज अलग होता है भैया, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा C1 ऊपर रखना है और C2 नीचे, बेटा बुशरा, बेटा वो तो अपन ने माना है। देख बेटा, इधर ध्यान से देख, ये एक बार ये बना लो। देखो C1 और C2 सांद्रताएं हैं, आप उत्पाद को ऊपर रखोगे, क्रियाकारक को नीचे रखोगे, उत्पाद को ऊपर रखोगे, क्रियाकारक को नीचे रखोगे। सही है ना बात। तो उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, क्या पता उत्पाद में C1 मान रखा हो, इसको C2 मान रखा हो, तो वैसे आप मैनेज कर लेना। क्लियर हो गया। हाँ जी, हाँ, ये जस्ट उसके अपोजिट होता है। देखो ध्यान से, अब यहां पर देख भाई, जब तक बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से कम है, इसके बराबर भी नहीं आया भाई, इसका इलेक्ट्रोड विभव है 1.1 वोल्ट, ठीक है।
उससे कम अगर आप बाह्य विभव आरोपित कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको बैटरी लगाने से। रिवर्सिबल रिएक्शन कब होगी? जब आप बाहर से एक्स्ट्रा लगाओ। इसका खुद का 1.1 है भाई। देख, तराजू के दो पलड़े हैं, ठीक है। जब तक इसका वजन ज्यादा है तब तक ये नीचे ही रहेगा, ये ऊपर रहेगा। धीरे धीरे वजन बढ़ाया, वजन बढ़ाया, वजन बढ़ाया, वजन बढ़ाया, एक टाइम पर दोनों बराबर आ जाएगा। और जब इसको ज्यादा कर दोगे तो फिर ये नीचे आ जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो फिर वही वाला सीन यहां पर है। हाँ जी, C1 बराबर C2 हो जाएगा। तो फिर बेटा जी यहां पर अगर दोनों वैद्युत अपघट्य सेम है, सांद्रताएं समान है, तो फिर आप यहां पर देखना सांद्रता सेल के लिए। अच्छा, ये एक चीज लिख लेना, यहां पर सांद्रता सेलों के लिए E नोट सेल 0.0 वोल्ट होता है। ओके, तो बाय 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 बाय। अगली क्लास में अपन और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अगली क्लास में और अच्छे से कर लेंगे, पढ़ लेंगे। आपका टाइम हो रहा है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।